मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का देवप्रयागम आईएएस की इस कमांड बैच में स्वागत है और मैं डीपी पांडे आपको अपने इस कमांड बैच की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ चल रहा हूं। और करंट अफेयर्स में आप जानते हैं कि मेरे इस कमांड बैच में करंट अफेयर्स, प्रतियोगिता दर्पण और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की समसामयिकी यानी जो छोटी पत्रिका है उन दोनों के संपूर्ण विश्लेषण किए जाते हैं। और पिछले महीने की प्रतियोगिता दर्पण यानी जो जुलाई महीने की प्रतियोगिता दर्पण थी जिसमें मई महीने का सामान्य ज्ञान था वो चर्चा हो चुकी है। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल डीपीआईएस के ऑनलाइन सेक्शन में जो लाइव सेक्शन, आप लाइव सेक्शन में जाइएगा। लाइव सेक्शन में ये सारी क्लासेस आपको प्ले उसमें जो है सारी बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से दी गई है, तो आप उस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं तो फिर हम प्रतियोगिता दर्पण की क्लास क्यों देखें। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण आप 100 रुपए के लगभग खरीद रहे होंगे और ये फ्री की क्लास है, तो फ्री की क्लास आप क्यों देखें। नहीं, आप मैगजीन जरूर देखते हैं, खरीदते हैं, लेकिन आप कभी मैगजीन पूरी पढ़ते नहीं हैं। बात है क्लास के फ्री होने या फिर हमारे ऐप की क्लास से है, हमारे पेड क्लास से है, जिसमें भी आप जुड़े हुए हो, पेड क्लास में है या इसमें है, इन सभी में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि इस क्लास का अपना मायने है। ठीक है, क्लास के मायने ये हैं कि इस क्लास के माध्यम से आप सबसे बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हैं, इस क्लास के माध्यम से आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो चीज आप एक बार पढ़ लेते हैं लेकिन उसको सुनते नहीं हैं, उसको केवल पढ़ते हैं आप। और पढ़ लेना, सुन लेना और देख लेना, तीनों में अंतर होता है। आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आप केवल पढ़ते हैं, देखते हैं, देखते बहुत कम, उसको रंग ज्यादा करते होंगे। तो रंग ज्यादा नहीं करना, कलर ज्यादा नहीं करना है, आपको पढ़ना है और इसमें आपको देखना भी है। आप पढ़िए भी, देखिए भी, ठीक है, सुनिए भी, ये सब आपका चलता रहेगा। सिस्टमेटिक चल रहा है, सारी क्लासेस बड़े ही स्मूथली चल रही हैं। हाँ, हो सकता है कभी किसी दिन की क्लास में, चूंकि आपका जानते हैं कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये क्लासेज आपको कंटिन्यू मिल रही है, तो आप इस क्लास के साथ जुड़े रहकर डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे जो सार संक्षेपण है, नियुक्तियां हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। शब्द संक्षेपण है, आप जानते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चर्चा में रहा है। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत ही चर्चा में है और आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लगने वाला भी है, लग भी जाएगा, लगने की जरूरत भी है, क्योंकि इस समय देश को जरूरत है क्या, वन नेशन वन रूल की जरूरत है। इस समय देश को जरूरत है, आवश्यकता है एक देश एक विधान की आवश्यकता है। सारे विधान सही है, लेकिन जो आपके सामान्य विधान है, अपने हैं, उसको आप अपने तक रखिए, लेकिन देश के लिए सारी व्यवस्था एक न्यायिक व्यवस्था के तहत होनी चाहिए। तो क्या है यूसीसी को चर्चा में रहा है, आप जानते हैं सभी धर्मों और मान्यताओं वाले नागरिकों के लिए निजी जीवन संहिता एक समान हो, अर्थात विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानून एक समान हो। इसके लिए बहस एक बार फिर से देश में छिड़ चुकी है और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व गुजरात की सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू करने के इरादे की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय विधि आयोग भी इसी मुद्दे पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 27 जून 2023 को भोपाल में एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यूसीसी की पूरी वकालत की है और उन्होंने कह भी दिया है क्यों आवश्यक है, क्यों लाया जाना चाहिए। जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है। मतलब निश्चित रूप से यूसीसी के विषय में जरूरत है और इसमें लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई, सभी सिख ईसाई भाई, हम सभी लोग अब एक देश, एक विचारधारा और एक राष्ट्र के साथ लेकर के चलेंगे, जिससे कि हम राष्ट्र का विकास कर सके। हमें छोटे छोटे पंथों में बटे रह करके, छोटी छोटी उसमें जुड़े रह करके नहीं, बल्कि हम एक साथ एक समान धागे में जुड़ करके आगे चलेंगे, बढ़ेंगे। चलिए, फिलहाल अपॉइंटमेंट पर कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, आप जानते हैं अपॉइंटमेंट पर दे देते हैं।
इसके प्रश्न जब पूछने का तरीका कई होता है, कभी कभी तो एक तरफ दे देते हैं नियुक्तियां, एक तरफ व्यक्ति दे देते हैं, संगठन दे देते हैं, ठीक है, और उसमें से कौन से सही है कौन से गलत है इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो भारतीय पुलिस सेवा के रवि सिन्हा, रा, रा का मतलब होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये होती क्या है रा? आप जानते हैं कि ये भारत की मिलिट्री आर्मी की क्या है, इंटेलिजेंस है, उसके मुखिया बने हैं। देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के श्री रवि सिन्हा अब खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख सचिव 1 जुलाई 2023 से बनाए गए हैं। इस पद पर सामंत गोयल, जिनका कार्यकाल 30 जून को पूरा हुआ है, उनका स्थान श्री सिन्हा ने लिया है। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई है। इस नियुक्ति से पूर्व श्री सिन्हा कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, चलिए आते हैं, अगला पॉइंट है जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो हमने आपको बताया प्रश्न इस नियुक्ति में कैसे दिया जाता है। निम्नलिखित नियुक्तियों पर विचार कीजिए और उन्हें सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ नियुक्ति दे देंगे, एक तरफ व्यक्ति दे देंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको चुनना होगा। तो जनार्दन प्रसाद क्या बने हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई में ठीक है, जीएसआई में कहाँ गया पॉइंट, अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे भूवैज्ञानिक श्री जनार्दन प्रसाद को अब इस निकाय का डायरेक्टर बनाया गया है, महानिदेशक बनाया गया है, जो जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर डॉक्टर एस राजू का स्थान उन्होंने लिया है। रवनीत कौर भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। प्रतिस्पर्धा आयोग आप जानते हैं एक विनियामकीय आयोग है, एक रेगुलेटरी कमीशन है। इस रेगुलेटरी कमीशन की अध्यक्ष बनाई गई है भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच की पंजाब कैडर के अधिकारी रवनीत कौर बनाई गई हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। ये तीनों नियुक्तियां आपने देखा, आगे नियुक्तियों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को देख लें। एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को देख लें, सब उनको पहले पूरा कर दें। निवर्तमान चेयरपर्सन श्री अशोक कुमार गुप्ता की अक्टूबर 2022 में सेवानिवृत्ति के पश्चात यह पद रिक्त था। आयोग की एक सदस्य संगीता वर्मा भी कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में कार्य संभाले हुए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की रवनीत कौर की इस पद पर नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, 5 वर्ष के लिए इस पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, आते हैं, देख लेते हैं। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रत्येक वर्ष क्या होता है, उसका सत्र आयोजित किया जाता है, जो अगस्त महीने से प्रारंभ हो जाता है और ये चलता रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक चलता है। जब जब ये नया सत्र आयोजित होता है तो नए अध्यक्ष उस सत्र के संचालन के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और इस बार इस सत्र के लिए जो आपका सेशन है, ठीक है, 78वां सेशन है, 78 सेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस क्या बनाए गए हैं, अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। आते हैं, देखते हैं इनके बारे में। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून 2023 को निर्वाचित हुए हैं। महासभा का यह सत्र 12 सितंबर 2023 को प्रारंभ होगा। महासभा के अध्यक्ष पद पर 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाबा कुरोती का वह स्थान लेंगे। महासभा के अध्यक्ष पद हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अलग अलग क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र तथा पश्चिमी यूरोप अन्य देश से बारी बारी एक व्यक्ति का चयन प्रतिवर्ष जून महीने में किया जाता है। इस वर्ष इस पद हेतु लैटिन अमेरिका व कैरिबियाई क्षेत्र की बारी थी तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस इस क्षेत्र से इस पद हेतु अकेले ही उम्मीदवार थे,
इसीलिए 1 जून को संयुक्त राष्ट्र सभा ने उन्हें आम सहमति से, सर्वसम्मति से उन्हें इस सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया है। इससे पूर्व महासंघ के पिछले 77 सत्र के लिए हंगरी के कसावा कुरोसी को पूर्वी यूरोप क्षेत्र से, उससे पूर्व मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद को एशिया प्रशांत क्षेत्र से, उससे पूर्व 75वें सत्र के लिए टर्की के बोल्किर को पश्चिमी यूरोप से, और 74वें सत्र के लिए अध्यक्ष नाइजीरिया के तिजानी मोहम्मद बांडे को अफ्रीका क्षेत्र से चुना गया था। जबकि 73वें सत्र की अध्यक्षता हेतु इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा ने किया था। चलिए आते हैं, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य राष्ट्रों में अर्जेंटीना, इक्वाडोर व नाइजीरिया, चिली और हंगरी ऐसे देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। प्रश्न देखिए यहां बन गया, निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 बार अपने सदस्यों को अध्यक्षता करने का अवसर दिया गया है? प्रश्न बना, कौन कौन है? अर्जेंटीना है, इक्वाडोर है, नाइजीरिया है, चिली है और हंगरी है। ठीक है, ये ऐसे देश हैं जिन्हें महासभा की अध्यक्षता का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ है। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देशों में अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन आदि से अभी तक कोई भी प्रतिनिधि महासभा की अध्यक्षता नहीं चुना गया है। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन, इनमें अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 अस्थायी सदस्य देशों में से कोई सी भी सदस्य का कोई भी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने जान लिया है। ठीक है, सुरक्षा परिषद में किसी अस्थायी सदस्य देश से महासभा का अध्यक्ष न चुनने की परंपरा रही है। अच्छा, इस परंपरा का पालन किया गया है कि अस्थायी सदस्य से कोई अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। भारत को महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में ही मिल गया था, जब भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्षता की थी। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी जो इस पद पर आई थी। अब तक यानी 2023 तक कुल 4 महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में अब तक अपना कार्यभार संभाला है। विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में, एनजी एलिजाबेथ ब्रूक्स लाइबेरिया 1969 में, हया राशिद अल खलीफा 2006 में 61वें सत्र हेतु, मारिया फर्नांडा एस्पिनोजा इक्वाडोर 2018 में 73वें सत्र हेतु ये चुनी गई हैं। ठीक है, तो ये रहा मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी है और इससे पहले प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा, 1-2 प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, एलेन क्लास स्टीफंस बीबीसी की कार्यकारी अध्यक्ष बनी है। विगत 1 दशक से अधिक समय से बीबीसी से संबद्ध रही डेम एलन क्लास स्टीफंस को ब्रिटिश सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रसारक निकाय के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी है जून 2023 में। इस पद पर उनकी नियुक्ति 12 महीने के लिए की गई है। इस पद पर रिचर्ड शार्प, जिन्होंने 5 माह पहले त्यागपत्र दिया था, का स्थान एलन स्टीफंस ने लिया है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीबीसी अभी बड़े चर्चा में रहा, इसलिए बीबीसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मे बी, जरूरी नहीं लेकिन बन सकता है। सुप्रिया सुले व प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ से प्रश्न इस रूप में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे। स्वामीनाथन जानकीरमन भारतीय रिजर्व बैंक में 4थे डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। प्रश्न बन सकता है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहे स्वामीनाथन जानकीरमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर जून 2023 में नियुक्त किया गया। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन जो सेवानिवृत्त हुए थे जून में, उनका स्थान श्री जानकीरमन ने लिया है। इस पद पर इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है, लेकिन लंबी अवधि तक ये रहेंगे।
आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के 4 पद होते हैं। बैंक में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? माइकल देवपर पात्रा हैं, टी रविशंकर हैं एवं एम राजेश्वर राव हैं। चलिए, गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है। पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन पूछा जाना चाहिए। अगर यूपी पीसीएस में ना पूछा जाए, यूपी आरओ में ना पूछा जाएगा तो कहां पूछा जाएगा? किस लिए आप इसको रट रहे हैं? कमीशन को इसे पूछना चाहिए, नहीं पूछता तो कमीशन की गलती है। पेपर सेटर अच्छा नहीं है। अगर पेपर सेटर अच्छा होगा तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके दे, थोड़ा टेक्निकल बना करके दे दे, लेकिन वो मेहनत करना ही नहीं जानता है। पैनल में तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि जो क्या बताया जाए, चलिए नहीं कहेंगे। 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि स्वीकार करने से गीता प्रेस का इनकार। गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप उनकी 185वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा स्थापित गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान करने की घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा 18 जून 2023 को की गई। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र व पट्टिका के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को बड़ा सम्मान गीता प्रेस ने बताया है कि किसी भी तरह का दान न लेने की अपनी परंपरा के अनुसार पुरस्कार राशि को स्वीकार करने से इसने इनकार कर दिया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु गीता प्रेस गोरखपुर का चयन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले निर्णायक मंडल ने 18 जून 2023 को अपनी बैठक में सर्वसम्मति से किया था। तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। गीता प्रेस को इसका सम्मान मिलना चाहिए। गीता प्रेस ही है जिसने क्या किया है, भारतीय परंपरा को, भारतीय सनातन धर्म को, भारतीय हिंदू संस्कृति की अलग जगह रखी है। मित्रों, कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं होगा जो गीता प्रेस की किताबों से जुड़ा ना हो। अगर कोई हिंदू परिवार है जिसके यहाँ गीता प्रेस की किताब नहीं है तो समझ लीजिए वो हिंदू परिवार है ही नहीं। हमारे हिंदू समाज के लिए गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किताबें जो अत्यंत अल्प मूल्य पर होती हैं, जिसकी प्रिंटिंग शानदार होती है, वो सबसे बेहतरीन होती है। तो अगर आपके घर में अगर अभी तक कोई भी गीता प्रेस की किताब नहीं हो, कोई भी रामचरितमानस, रामायण या कोई भी किताब, हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, अगर नहीं है तो आज आप इस क्लास को पढ़ने के साथ, देखने के साथ जरूर अपने पास गीता प्रेस का चाहे एक छोटा सा गुटका ही रख लीजिएगा, लेकिन जरूर रखे रहिए। वो हमारे सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, हमारे भारतीय सनातन स्थिति को दर्शाता है और अपनी एक निरंतर परंपरा से अपने सिद्धांत को ये अक्षुण्ण बनाए हुए है। आते हैं, देखते हैं गीता प्रेस के बारे में। कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। यूपी आरओ के लिए कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों आपको बता दें, अगस्त के अंतिम सप्ताह यानी 30 अगस्त तक विज्ञापन की घोषणा कर दी जाएगी और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका विज्ञापन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का आ जाएगा। तो आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आप इस बैच के लिए अपने आप को तैयार कर ले रहे होंगे और उसके आगे आप अपनी रणनीति बना करके आगे चलेंगे और हमारे बैचेज के साथ आप तत्काल जुड़ जाएंगे। इस क्लास को आप देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ साथ डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। तो डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ, इसका सब्सक्रिप्शन लेने के साथ आप इस क्लास के साथ कंटिन्यू होकर के आगे चलते रहें। 1923 में स्थापित गीता प्रेस गोरखपुर विश्व में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। 14 विभिन्न भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन इसने अब तक किया है, जिनमें से 16 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता पुस्तकें शामिल हैं। 14 भाषाओं में 41 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जिसमें से 16.21 करोड़ श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें शामिल हैं। इस संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों के लिए विज्ञापन नहीं किया है, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। संस्कृति मंत्रालय की 18 जून 2023 की विज्ञप्ति के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया है। पूर्व वर्षों में इस पुरस्कार के विजेताओं में इसरो रहा है,
रामकृष्ण मिशन रहा है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक रहा है, विवेकानंद केंद्र रहा है कन्याकुमारी, अच्छे पात्र बंगलुरु रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एकल अभियान ट्रस्ट भारत रहा है, सुलभ इंटरनेशनल नई दिल्ली जैसे संगठन रहे हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर नेल्सन मंडेला, तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस नेरेरे, श्रीलंका के सर्वोदय श्रमदान आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर एटीए आर्यारत्ने, जर्मन संघीय गणराज्य के डॉक्टर जेरहार्ड फिशर, बाबा आमटे, आयरलैंड के डॉक्टर जॉन ह्यूम, चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति श्री वाक्लेव हवेल, दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टट्टू, श्री चंडी प्रसाद भट्ट, जापान के श्री योही ससाकावा शामिल हैं। हाल के वर्षों में 2019 का एक पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद के लिए था। 2020 का पुरस्कार बांग्लादेश के दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए दिया गया था। वर्ष 2006 से 2012 के बीच ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था, क्योंकि 2006 से 2012 तक कांग्रेस की गांधीवादी सरकार थी और कांग्रेस की गांधीवादी सरकार ने ऐसे पुरस्कार को न देकर के गांधीवादी मूल्यों के साथ अवहेलना की थी। एनटीपीसी लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार मिला है। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को टीम मार्क्समैन ने 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया टुडे एवं बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन का यह पुरस्कार 23 जून को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कंपनी के अधिकारियों को प्रदान किया गया। तो एनटीपीसी लिमिटेड को सर्वश्रेष्ठ वर्क स्पेस के लिए दिया गया यह पुरस्कार है। विद्युत मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी को एक पसंदीदा कार्यस्थल बनाने में उसके पीपुल बिफोर पीएलएफ वाले प्रगतिशील दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार कुछ वर्षों के दौरान एनटीपीसी ने भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के तौर पर कई और पुरस्कार भी पाए। तो क्या है, एक सम्मानजनक एम्प्लॉयर है और अपने एम्प्लॉयज को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करता है एनटीपीसी। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। साहित्य अकादमी ने 2023 के अपने युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और ये पुरस्कार 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया गया है। मणिपुरी, मैथिली और संस्कृत के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में किए जाने की बाल अकादमी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है। उड़िया के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है, ये बात है इसमें। हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए, अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेट्टी को उनकी इतिहास रचना लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउथर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्याज टू चोलाज के लिए दिया गया है। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बन सकती है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है तथा अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेट्टी को दिया गया है। ठीक है, और लॉर्ड ऑफ द डेक्कन साउथर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्या टू चोलाज के लिए दिया गया है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार होगा। साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार ऐसी रचनाओं के लिए दिए जाते हैं जिनकी आयु पुरस्कार की 1 जनवरी 2025 से कम हो। ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित 24 भाषाओं में दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 22 भाषाएं आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में, लेकिन इसके अलावा भी 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 में अंग्रेजी भी है और राजस्थानी, ये 2 भाषाएं इसमें और शामिल हो जाती है। बाल साहित्य युवा पुरस्कारों के तहत पुरस्कृत संस्कृत साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50-50 हजार रुपए की राशि बाद में दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल देख लेते हैं। अगर इसका पूरा हम डिटेल देखें, दो 2023 के लिए साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, अभी आपने देखा साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार आपने देखा, अब साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं के चुनिंदा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है। मणिपुरी के लिए
पुरस्कार की घोषणा बाद में किए जाने की बात अकादमी ने कही है। जबकि कश्मीरी के लिए किसी को भी यह पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मणिपुरी को बाद में और कश्मीरी में किसी को नहीं दिया जाएगा इस बार। अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया है। जबकि हिंदी के लिए सूर्यनाथ सिंह को उनकी कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? अंग्रेजी पुरस्कार के लिए सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज को दिया गया है। जबकि हिंदी के लिए है सूर्यनाथ सिंह को उनकी कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। पंजाबी के लिए पुरस्कार गुरजीत कार्यालवी को उनकी कहानी संग्रह सच दी कहानी के लिए दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही, केवल इतना इंपॉर्टेंट है, यही केवल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा अंग्रेजी के लिए और हिंदी के लिए। इन पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 5 वर्ष पूर्व 2017 से 2021 तक प्रकाशित रचनाओं पर ही पुरस्कार पर विचार किया गया था। ये पुरस्कार संविधान की 22 भाषाएं प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी बराबर 24 भाषाओं के लिए दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 50-50 हजार रुपए की राशि भी दी गई है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-2023 नर्सिंग के क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा एवं समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1973 में की थी। नए नए पुरस्कार, नाम नए हैं, हालांकि पुराना पुरस्कार है लेकिन नए तरीके से आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना बेहतरीन दिया गया है। नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। वर्ष 2022 और 23 के लिए देश भर की चुनिंदा 30 नर्सों को यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश 22 जून 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया। पुरस्कृत नर्सों में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी को दिया गया है। स्मिता देवरानी को तथा MNSS की दक्षिणी कमान की ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को दिया गया है। अमिता देवरानी को दिया गया है। MNS में सेवारत उत्तराखंड की इन दोनों सगी बहनों को क्रमशः 2022 और 2023 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पुरस्कार भी चर्चा में आया है, नहीं तो इससे पहले इस पुरस्कार को जल्दी कुछ जानता ही नहीं था। ठीक है, इसलिए प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, मे भी किसी भी परीक्षा में पूछा सकता है। मित्रों, ये करंट अफेयर्स आपके सभी परीक्षाओं के लिए यूपी PCS समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपी APS जो आने वाला है, BEO के लिए, UPSC के लिए और पेट के लिए भी आप देख रहे हैं पेट की भी वैकेंसी आ गई है। तो पेट के लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, इन सभी को आपको ध्यान देना है। आते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार, पूछा जा चुका है प्रश्न। ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार पर प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यहां से भी प्रश्न आ सकता है, बन सकता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के चौथे जल शक्ति पुरस्कारों के तहत इसकी घोषणा की गई। ठीक है, और कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन, धार्मिक संगठन, इन सभी गतिविधियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, पहला स्थान मध्य प्रदेश का रहा है, जबकि दूसरा स्थान उड़ीसा का रहा है, तीसरा स्थान संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश और बिहार का रहा है। ये इंपॉर्टेंट आपका हो गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला हुआ है,
पहला पुरस्कार है। ये बहुत शानदार है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, चूंकि इससे पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को मिला है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार तेलंगाना के भद्राणी कोठागुड्डेम जिले की जगन्नाथपुरम पंचायत के लिए दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2022 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रमुख पुरस्कार है ये है। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजम, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम, सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय चंडीगढ़ नगर निगम, सर्वश्रेष्ठ मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, सर्वश्रेष्ठ स्कूल है जिमियतपुरा प्राइमरी स्कूल मेहसाणा गुजरात, कैंपस है आपका माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, सर्वश्रेष्ठ उद्योग है बरौनी थर्मल पावर कारपोरेशन स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ है संजीवनी पियात सहकारी मंडल लिमिटेड, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वश्रेष्ठ उद्योग एचसीएल टेक्नोलॉजी एवं नोएडा को दिया गया है। ये रहा है, देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, मे भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन पाए हैं? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास पाए हैं, इस पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ठीक है, तो लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का वितरण लंदन में किया गया और इन पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी, जिसके तहत 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरबीआई के शक्तिकांत दास को दिया गया है। दास आरबीआई के 25वें गवर्नर है तथा वह 12 दिसंबर 2018 से इस पद पर कार्यरत है। पूर्व वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए वित्त मंत्रालय में अनेक उच्च पदों पर रहने के पश्चात डॉक्टर दास 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे और G20 में भारत के शेरपा भी रह चुके हैं। वर्ष 2023 के सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कारों तथा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार यूक्रेन के केंद्रीय बैंक नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को दिया गया है। ये हो गया। चलिए, संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों के लिए डैग हैमरशोल्ड पदक पुरस्कार मिला है, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा सम्मान है ये। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में बहादुरी से कार्य करते हुए प्राण गंवाने वाले भारत के 2 जवानों व 1 सिविलियन को 25 मई 2023 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डैग हैमरशोल्ड प्रदान किया गया। इसके तहत कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जवानों में है हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह है, हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, सानवाला राम बिश्नोई। अगर आप देखें दो 2023 को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है और इसमें डैग हैमरशोल्ड पदक दिया गया है। ठीक है, इसमें हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, सानवाला राम बिश्नोई, जिन्होंने कांगो में भारतीय दल में रहते प्राण गंवाए थे। ठीक है, उनको यह पदक संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने ग्रहण किया है। ठीक है, तीसरे भारतीय में है साबिर ताहिर अली है, जिन्होंने इराक में संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता मिशन में कार्य करते हुए अपने प्राण गंवाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से भारतीय जवान, 2 जवान और 1 सिविलियन को 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है मित्रों, तो ये रहे जून महीने के महत्वपूर्ण पुरस्कार जो इस रूप में प्रदान किए गए, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ निधन से संबंधित होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, कोई अगर बड़ी शख्सियत हुई है तो। से इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लूस्कोनी का 12 जून 2023 को मिलान के अस्पताल में निधन हुआ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, वर्ष दिवस पर भी प्रश्न अगर कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखिए 1 जून को विश्व दुग्ध उत्पादक दिवस है, 2 जून को तेलंगाना दिवस है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट आपका आएगा 21 जून आएगा। ठीक है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इसको आप जानते ही हैं।
7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस होता है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही आता है जो है आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये इंपॉर्टेंट है। 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मनाया जाना शुरू हुआ था। ठीक है, 2023 में 8वें योग दिवस की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए थी। ये इंपॉर्टेंट है बस। 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से 21 जून हो गया, 26 जून को हो गया, 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस होता है। ठीक है, संथाल हुल दिवस होता है। ये हो गया। पुस्तकें में मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू ने लिखा है। संदीप साहू की पुस्तक है मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। ठीक है, संदीप साहू की रचना रही है और इसको लिखा है किसने? कस्तूरी रे ने लिखा है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ऑन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी टीएन सेशन की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें, 3 पुस्तकें हैं जो इसमें चर्चा में रही हैं, इनको देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहिए हो सकता है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल, ये किसने लिखा? कस्तूरी रे ने लिखा है। ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टीएन सेशन का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा मित्रों। समित वगैरह में इस पर हम लोग चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक लेते हैं, अगली क्लास में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास वहीं तक लेते हैं। आप लोग जुड़े रहिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे इस कमांड बेस के साथ आप कमांड स्थापित कीजिए और निराशा से आशा की ओर आगे बढ़िए। सफलता आपकी कदम चूमेगी। बस अब आपको आवश्यकता है किसकी? एक जोश लेने की आवश्यकता हो। इसी जोश में अब आपका सारी परीक्षाएं 2023-24 की निकलती चली जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर आपको कमांड बेस के साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहिए इस कमांड बेस के साथ।